सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ ममता जी, और मैं बहुत देर से कुछ आपसे पूछना चाह रही हूँ और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। तो वैसे सवाल कोई पूछता है ना तो थोड़ा सा घबराहट होती है कि अब पता नहीं कौन सा सवाल आने वाला है, जवाब पता नहीं दे पाऊंगी कि नहीं। बहरहाल पूछिए, स्वागत है। मुझे लगता है इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप पानी को बार बार ग्लास में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हैं, तो एक बार में क्यों नहीं डाल लेती हूँ उसे? अच्छा, पी लीजिए। थोड़ी देर पहले सखी सहेली कार्यक्रम शुरू करने से पहले ग्लास में पानी डालते हो, आप देख रही थी। अच्छा, दरअसल ये वजह ये है कि हमें लगा उतना ही पानी पीना है, फिर लगा कि थोड़ा सा और पी ले पानी, प्यास और है, फिर तिबारा डाला। और अब आप कहेंगे कि एक ही बार में क्यों नहीं पी लिया? वो इसीलिए कि कई बार क्या होता है, हम एक गिलास पानी भर लेते हैं और पीते नहीं है, आधा पी के आधा छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। हाँ, और कई बार तो हमने देखा है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो हम ग्लास भर के दे देते हैं और सामने वाला सिर्फ औपचारिकता के तहत एक दो घूंट पी के और रख देता है, तो वो पानी वेस्ट होता है ना, उसको आप फेंक देते हैं। तो क्या कभी ऐसे जब हम करते हैं तो कभी ध्यान जाता है इस ओर कि पानी की कमी हो रही है दुनिया भर में, और हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बहुत दूर पैदल चल के खास तौर से महिलाएं घड़ा सिर पर रखकर पानी भर के ले आती हैं, नदियों से, तालाब से, झरनों से, कुओं से। तो पानी की कितनी ज्यादा कमी है, तो वहां पर इस बात को महसूस होता होगा कि कितने कष्ट से इस भरी दोपहरिया में, तपती धूप में वो बहुत दूर चल के जाती हैं और पानी ले आती हैं, और हम ऐसे फिजूल खर्ची करते हैं पानी की। और ममता जी, मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर कोई जैसे कोई हमारे अतिथि आता है तो हम तो पानी का गिलास देंगे ही उसे। जो आया है उसको भी ये कहना चाहिए कि हमें इतना ही पानी, कितना उसको पीना है उतना ही पानी लें वो, क्योंकि हम सभी ऑफर करते हैं जिनके घर में भी अतिथि आते हैं, तो अपने हिसाब से उनको जितना पानी लेना है, पीना है, वो उतना पिए, तो पानी का जो वेस्टेज है वो बचेगा। और हम इस तरह से बिल्कुल सही बात है। तो इस और हम सबको सजग होने की जरूरत है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो श्रोता हैं लिखें कि पानी की बचत करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपने अनुभव साझा करें, और ये भी वो क्या करते हैं। बिल्कुल, और ये भी बताएं कि कभी ऐसा हुआ उनके साथ कि उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा हो और उन्हें एहसास हुआ हो कि पानी की बचत करनी कितनी ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार जब बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपके पास बाय चांस पानी नहीं है और बहुत दूर तक पैदल चले जा रहे हैं, तपती दोपहरिया है, तो ऐसे में पानी नहीं मिलता है, तो क्या हुआ आपके साथ? तो वो अनुभव साझा कीजिए, अपने साथ घटित अनुभव साझा कीजिए विविध भारती के और लोगों को भी सीख मिलेगी एक। बिल्कुल। और अब किसी को आपने ये बातों में सिखाया हो, अपने घर में बच्चों को सिखाया हो कि पानी की कैसे बचत की जाती है और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बात आप किस तरह से सिखाते हैं? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। तो अब ये तो एक विषय है, बचत बूंद बूंद की। जी हाँ, और हम एक और विषय लेके आए हैं जो साड़ियों की दुनिया के अंतर्गत हम लेके आए हैं आज बंगाली तांत की साड़ी। साड़ी पहनना भला किसी नहीं अच्छा लगता। हर महिला किसी खास प्रयोजन पे, आयोजन में कहीं जाती हैं। वैसे भी त्योहारों का बिल्कुल माहौल बना हुआ है, पूरा जो वातावरण है वो ऐसा हो रखा है, तो जरूरी है सबको हम बताएं, बात करें साड़ियों की। और एक और हमारा विषय है वो है सखी विशेष के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं कुमुदनी लाखिया की, जो कि कथक गुरु कहलाती हैं। तो श्रोता तैयार हैं, टिप्पणी भी। तो और आरती जी कुछ कह रही थी और टिप्पणियां ढूंढ रही हैं कि हमारे श्रोता ने क्या क्या लिखा है। देखिए, बहुत सारी टिप्पणी आ चुकी है और हमारे श्रोताओं ने
बचत के बारे में, पानी की बचत के बारे में भी लिख डाला है और बंगाली साड़ी के बारे में भी लिख डाला है, तांत वाली साड़ी के बारे में। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बताएं श्रोता, खास तौर से सखियां बताएं कि उनके पास कितनी तरह की साड़ियां हैं और वो जब कहीं किसी खास मौके पर जाती हैं तो कौन सी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, जब कहीं घूमने जाती हैं सैर सपाटे के लिए तब भी वहां से कौन सी वाली साड़ी खरीद कर ले आती हैं। हम तो आज तांत की साड़ी के बारे में बताएंगे ही। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं कि आज बहुत से दिवस भी हैं, तो आज उनमें से दिवस है कठपुतली दिवस है आज। तो और उसके बारे में भी बात करेंगे कि देखिए कठपुतली की जो कला होती है ना, वो इतनी जो अभी कितने पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन देखिए आज भी उसमें वैसा ही जो उसमें लुभाने की जो कला है वो आज भी वैसी की वैसी है आज के दिन में भी। तो बहुत मतलब बच्चे तो क्या, बड़ों को भी पसंद आता है कठपुतली, जहाँ पे भी कठपुतली का नृत्य दिखाते हैं या कला दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखो तो बस ऐसा लगता है बस देखते चले जाओ। अरे वो तो बचपन में बड़ा अच्छा लगता था, कठपुतली नाच देखने के लिए कितनी कितनी दूर तक हम लोग जाया करते थे कि कठपुतली नृत्य दिखाया जाना है। और स्कूल में भी तो सिखाया जाता था, बिल्कुल बनाना कठपुतली बन के जाना और वो प्रस्तुति करना मंच पर, बहुत अच्छा लगता था। और एक विशेष दिन की चर्चा और करना चाहेंगे। हर बरस 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और चूंकि सखी सहेली कार्यक्रम उस दिन नहीं होगा तो हम इसलिए आज उसका जिक्र कर रहे हैं। इस दिन साल 1931 को 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। 23 साल की छोटी सी उम्र में जिंदगी जीने की बजाय देश हित के बारे में वे सोचते रहे और हंसते हंसते बिना किसी शिकन के अपने जीवन को देश पर बलिदान कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। और ऐसे ही अपने जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही आज है विश्व कविता दिवस भी है ममता जी, और उस कविता दिवस के बारे में हमें एक श्रोता ने लिखा है जो कहते हैं कि हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है जो कविता के महत्व को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कविताएं हमारी भावनाओं के सबसे करीब होती हैं। जो विचार या एहसास हम लंबे लेखों में नहीं कह पाते वो एक कविता की पंक्ति में समा जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कविताओं ने न केवल सत्ता को चुनौती दी है बल्कि दिलों को भी गहराई से प्रभावित किया है। आज भले ही हम तकनीक और इंटरनेट के युग में जी रहे हों, लेकिन एक सुंदर कविता आज भी हमारी आत्मा को छूने की ताकत रखती है। और हमारी एक सखी ने लिखा है कि कविता वास्तव में उन भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कविताएं एक विश्वसनीय, विश्वास पात्र, एक सुरक्षित स्थान है जहां आप अपनी आत्मा को व्यक्त कर सकते हैं। कविता अपनी भावनाओं और अनुभवों को संसाधित करने का साधन है। कविता एक चिकित्सा भी है और इन्होंने छोटी सी कविता भी लिख भेजी है। मन के अधूरेपन को मानो भरती है कविता, मन के अधूरेपन को मानो भरती है कविता। तुम क्या जानो क्या क्या जादू करती है कविता। काली अंधेरी रातें मुझे शामपट्ट सी लगती हैं, तन्हाई मेरे स्कूल हो जैसे, कल्पनाएं अध्यापक सी लगती हैं। सुकून भरे रात के आंगन में कितनी शरारतें और उछल कूद करती हैं कविता। तुम क्या जानो क्या क्या जादू करती है कविता। कभी आकाश कैनवास बन जाता, कलम ब्रश सी लगती है, कभी सितारों के सागर में ख्वाबों की कश्ती गुजरती है। भीनी भीनी खुशबू लिए मध्यम मध्यम सी मुझ में यूं बिखरती है कविता। तुम क्या जानो क्या क्या जादू करती है कविता। बहुत ही अच्छी उन्होंने कविता लिखी है। कविता दिवस को एकदम सार्थक कर दिया। बिल्कुल। और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है ममता जी, आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है। जो एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। वनों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आजकल तो वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, वनों से उनका घर छीना जा रहा है, यानी कि जो पशु पक्षी वहां पे रहते हैं उनसे उनका घर छीना जा रहा है। तो इस विषय में जागरूक होना बेहद जरूरी है, जिससे कि अगर वन नहीं रहेंगे तो जो मानवता है ना वो वहां पे उनका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो आजकल बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो वनों में से शेर, चीते सब बाहर कहते हैं ना कि वो जहाँ पे इंसान रह रहे हैं वहां पे इंसानी बस्ती में आजकल आ जा रहे हैं, तो कारण ही उसका यही है। तो वन दिवस के बारे में भी आप लोग को जागरूक करते हैं। और क्या कह रही हैं ममता जी अब हम ये कह रहे हैं कि लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी।
तो ममता जी, आज इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस हैं, तो उनमें से आज विश्व नवरोज दिवस भी है। तो नवरोज, जिसका क्या अर्थ होता है नया दिन, यानी बसंत के पहले दिन और प्रकृति के नवीनीकरण को चिन्हित करने वाला एक उत्सव है। इसमें अनुष्ठान, समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और साथ ही जो अपने प्रियजन हैं उनके साथ विशेष रूप से हम खाने का आनंद लेते हैं। तरह तरह के पकवान बनते हैं और नए कपड़े पहने जाते हैं, परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं, और विशेष रूप से बच्चों के लिए उपहार का आदान प्रदान किया जाता है। और साथ ही जो ये बाल्कन है, काला सागर बेसिन, काकेशस, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में 3000 से अधिक वर्षों से मनाया जाने वाला ये त्योहार पीढ़ियों के बीच और परिवारों के भीतर शांति और एकजुटता के मूल्यों के साथ साथ मेल मिलाप और पड़ोसियों के बीच सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस के रूप में घोषित किया था। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस और है, वो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, जिसमें कि एक आनुवंशिक समस्या है ये, जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत देर से होता है। इसमें बच्चे अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होते हैं, इसलिए इस बीमारी को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष मनाने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था, और 21 मार्च 2012 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो तब से आज तक जारी है। इसका लक्ष्य लोगों को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के बेहतर ढंग से समझने और उनका सहयोग करने में मदद करना होता है। और साल 2025 में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम रखी गई है, हमारे सहायता तंत्र में सुधार करें। ये है इसकी थीम, और इसका मकसद है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को और उनके परिवारों को मदद ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके। और आरती, अब जरा देखिए, पानी की बचत की बात हमने कही और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां साझा करना शुरू कर दी हैं, और हमने कहा था कि आप अपने अनुभव भी साझा कीजिए। अब देखते हैं क्या लिखा है। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है, जल की एक बूंद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी घरों में पानी को बचाने के बारे में विचार नहीं करते। सबसे पहले तो अपने घरों के नलों को दुरुस्त करवाएं, जिससे पानी टपकना बंद हो। किचन में पानी के लिए मशीन लगवाते हैं, उसका जो बेकार जो पानी होता है पाइपलाइन से निकलता है, उसको बाल्टी में स्टोर करके पौधों में डाल सकते हैं, और पोछा लगाने के काम कर सकते हैं, फ्लश में डाल सकते हैं। किचन के कई बर्तनों में पानी स्टोर कर सकते हैं, उसे अगले दिन बाहर धोने के लिए फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, वो अपने आप पौधों में डालें और पानी इतना ही वापस ताज़ा नल से भरें जितना आपको ज़रूरत हो, और किसी को भी पानी दे तो आधा गिलास ही भरें, ज़रूरत पर दें। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचत बूंद बूंद की। जी हाँ, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो शेष लोग बचत तो बूंद बूंद ही करते हैं, फिर चाहे वो जल रूपी पानी हो या फिर धन, जन, मन। आजकल मन भी अपना कहाँ हुआ करता है, बहुत जल्दी ही उड़ान भर पूरी दुनिया में उड़ता फिरता है। उसके उड़ान की भी बचत बूंद बूंद यानी धीरे धीरे ही करनी पड़ती है। और ठीक इसी तरह लोग सीनियर सिटीजनशिप के भी फायदे आजकल नहीं ले पा रहे हैं। कौन अपने इस परेशानी में जाए। तो बात पानी की है, और इन्होंने कहा है कि बूंद बूंद पानी की बचत की जाती है। अगर आप बूंद बूंद पानी इकट्ठा करें तो एक गिलास पानी हो सकता है, एक भगोना हो सकता है। जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पानी पी रही थी, इससे मुझे भी सीख मिली कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तो एक श्रोता हमारी लिखती है कि हमारे जीवन में 24 घंटे जल की आवश्यकता होती है। सुबह उठने के बाद रोज के कामों के लिए पानी की जरूरत है। कपड़े साफ करना, घर की सफाई, बर्तनों की सफाई, घर की सब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें पानी की जरूरत पड़ती है। खेती के काम में पौधों को लगाना, उन्हें पालकर बड़ा करना, पानी के बिना कहाँ संभव है। तो जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ तक कि बिना पानी के घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता है। तो हमारा जो जीवन है उसका चलना असंभव है पानी के बिना। तो पानी की बात करें तो ममता जी, हर एक चीज के लिए हमें जिस तरह से पानी की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम जैसे साइंटिस्ट की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, तो जब वो भी देख रहे हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हम एक और ग्रह होगा कोई जहाँ पर जैसे जो रहने लायक होगा, तो उसके लिए भी वो पहले क्या चीज देख रहे हैं, उसकी पहली शर्त क्या है कि वहां पानी होना चाहिए। अगर पानी है तो इसका मतलब वहां जीवन हो सकता है। तो सोचिए पानी कितना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इस पर गौर करना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर का पानी का जो भंडारण है वो खत्म होता जा रहा है। फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम खुद अपने हाथों से जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि बिना पानी के इंसान तो क्या, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बचेंगे। पृथ्वी पर जीवन होने का कारण ही पानी है, और किसी ग्रह पर पानी नहीं है इसलिए जीवन नहीं है। पृथ्वी पर पानी है इसीलिए जीवन है। बिल्कुल। और पानी की याद हमें आती कब है?
देखा जाए तो हम पानी को याद करते हैं गर्मियों के दिनों में, जब हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और पानी की बहुत कमी होने लगती है। तब हमें लगता है कि हाँ, पानी की कितनी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम शुरू से ही नहीं करते। जैसे कि सर्दी के दिनों या फिर बाकी इस तरह से दिनों, तो हम क्या पाइप से कभी गाड़ी धो रहे हैं, कभी फर्श को साफ कर रहे हैं, तेज पानी बह रहा है, कितना कितना लीटर पानी उस समय बर्बाद हो रहा होता है, वो जो पीने लायक पानी है। और सबसे ज्यादा बर्बादी कब होती है? जब हम होली खेलते हैं। जी हाँ। और बाल्टी बाल्टी पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं, पाइप से पानी वेस्ट करते हैं, पाइप लगा देते हैं और लोगों के ऊपर पानी गिराते हैं। तो वहां भी उस समय सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं जो पानी के बिना तरस रहे हैं, पानी की बूंद के बिना प्यासे मर रहे हैं। और इसका एहसास तब होता है जब आपके घर में एक दिन नल से पानी नहीं आता है। बिल्कुल, उस दिन तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, पाइपलाइन खराब हो जाती है या फिर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है और आपके घर में एक बूंद पानी नहीं होता। और ये बताया जाता है ममता जी कि अब 2-3 दिन पानी नहीं आने वाला। तो फिर आपको ऐसा इतना प्यारा गाना सुनने के बाद अब हम बात करते हैं पानी की। हम बात कर रहे थे तो पानी से जुड़ी ही बात है, विश्व ग्लेशियर दिवस भी है आज। तो ग्लेशियर जो कि जलवायु को नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं और ग्लेशियरों से पीने का पानी मिलता है। फिर भी ये जमे हुए विशालकाय जो पहाड़ हैं वो खतरे में हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं, जिससे पानी की कमी हो रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ रही है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में 21 मार्च को पहला, यानी कि आज जो है वो पहला विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया है और वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है, जो हम सभी को आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका को संरक्षित करने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आज बहुत सारे दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक खास दिवस और है, वो है विश्व मौसम दिवस। अरे वाह। तो विश्व मौसम दिवस तो ऐसे जहन में आता है सुहाना हो जाता कि है। सुहाना हो जाए मौसम तो अच्छा है, लेकिन साल भर सुहाना मौसम कैसे हो सकता है? तो अब तो बहुत भीषण गर्मियों वाला मौसम आ चुका है और आगे जो मई जून का महीना होगा तो इसमें तो तपती दोपहरिया में हम सांस लेंगे। बहरहाल 23 मार्च 1950 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन बन गया और 1951 में ये मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। और इसके अलावा बता दें कि 1961 से हर बरस 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने के लिए कई देश इस दिन डाक टिकट भी जारी करते हैं। ये टिकट अक्सर आयोजन की थीम को दर्शाते हैं या किसी देश की मौसम विज्ञान उपलब्धियों को दर्शाते हैं। तो अब क्या सुना जाए? एक गीत सुन लेते हैं। फूलों के रंग से। और अब घड़ी की ओर देखिए, वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजनबी कौन हो तुम? आज के मेहमान का अभिनेत्री, गायिका और लेखिका मालती जोशी फाजली। कि वो मुझे छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, फिर मैंने वो पढ़ा। प्रपोजल की गजल थी। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे। वो आपको बताएंगी अपनी जीवन यात्रा के बारे में। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। 26 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और आरती, आप कहाँ खोई हुई हैं? मैं बस एक बात सोच रही थी जब मैं गीत सुन रही थी, और तब से मैं यही सोच रही हूँ कि नृत्य जो होता है ना, वो इतना पूरी तो बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है उससे। पाकीज़ा फिल्म का गाना जब सुन रही थी। जी हाँ, पाकीज़ा का, उसमें जब गीत सुन रहे थे तो ममता जी आपने भी नोटिस किया होगा, जो
की जो धुन थी ना, कितनी प्यारी लग रही थी ना, कितने अच्छे उसकी धुन को सुन के बहुत ही लग रहा था। सिर्फ यही गीत नहीं, हम जब कोई भी नृत्य गीत सुनते हैं तो थिरकने लगते हैं हमारे पाँव, और मन भी थिरकने लगता है। और नृत्य केवल हमें मन को अच्छा लगता है ऐसा नहीं, खुशी देता है, बल्कि नृत्य एक तरह का एक्सरसाइज का भी काम करता है। जो लोग अक्सर देखिए, जो लोग डांस के फील्ड में हैं, उनकी बनावट, शारीरिक ढांचा कितना अच्छा लगता है, उनका फिगर बड़ा अच्छा लगता है, और कितने फिटफाट नजर आते हैं वो। बिल्कुल, और ऐसा लगता है वो जवां बने रहते हैं। तो नृत्य जीवन में बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत नृत्य कर लेना चाहिए। और आजकल तो म्यूजिक लगा के डांस करने का बड़ा ही फैशन है, हर मौके पर डांस किया जाता है, और हर तरह के डांस किए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से सीखा हुआ है तो भी लोग थिरक लेते हैं, लेकिन हाँ, जो बाकायदा तालीम लेकर नृत्य करते हैं उनकी बात निराली होती है, और वो विशेष हो जाते हैं हम सबके लिए। तो आज ऐसी ही एक विशेष नाम है जिनके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं। वो नाम है कुमुदनी लाखिया। आप हैं कथक नृत्यांगना। कुमुदनी लाखिया के बारे में हम थोड़ी जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी जानकारी है जो हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख रहे हैं। तो बता दें कि कुमुदनी लाखिया और कथक ऐसा लगता है ये दो नहीं बल्कि एक ही हैं। 70 साल से ज्यादा के नृत्य करियर में कुमुदनी लाखिया का नाम आज कथक का पर्याय बन चुका है। कुमुदनी, जो कि एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं, अहमदाबाद गुजरात में रहती हैं। इनका जन्म 17 मई 1930 को हुआ था। प्रतिभावान और लगातार सीखते रहने की इच्छा शक्ति वाली कुमुदनी लाखिया ने बीकानेर घराने के सोहन लाल जी से 7 साल की छोटी सी उम्र से ही कथक की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उनकी माँ लीला भी एक शास्त्रीय गायिका थी। आप ध्यान दीजिए आरती कि 7 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कथक की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। 7 साल की उम्र में तो बच्चे सिर्फ खेलते हैं, इधर उधर मौज मस्ती करते हैं, कहीं कुर्सी पर चढ़ते हैं, टेबल पर चढ़ते हैं, मौज मस्ती में इतने उनके पीछे इतनी रोक टोक होती है। उस समय से इन्होंने तालीम लेनी शुरू कर दी। तभी इसीलिए वो गुरु कहलाती हैं, इसीलिए वो गुरु भी बन पाई। तो कुछ अगर पाना है तो अपने आप को उस हिसाब से रखना भी होता है। तो बनारस घराने के आशिक हुसैन और जयपुर स्कूल के सुंदर प्रसाद जी से कठोर प्रशिक्षण लेने के साथ उनकी कला की यात्रा आगे बढ़ी। उन्होंने महान शंभू महाराज जी से सीखते हुए अपनी नृत्य कला को और निखारा, नृत्य शैली की बारीकियों को समझा और उन्हें अपने दिलो दिमाग में गहराई तक उतार लिया। वो विशेष रूप से अपनी खूबसूरत कोरियोग्राफी के लिए जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कोरियोग्राफी हैं धपकर यानी पल्स, युगल, द डुएट और अताह किम यानी वियर नाउ, जिन्हें उन्होंने 1980 में दिल्ली में वार्षिक कथक महोत्सव में प्रस्तुत किया था। और वो गोपी कृष्ण के साथ हिंदी फिल्म उमराव जान जो 1981 में रिलीज हुई थी, जो फिल्म, इसमें भी कोरियोग्राफर थी। कुमुदनी लाखिया को कथक की महानतम कलाकार माना जाता है, और उनकी अद्वितीय तकनीकी कुशलता, कलात्मक गहराई और नवाचार के निरंतर खोज ने उन्हें भारतीय नृत्य के इतिहास में एक स्थायी जगह दिला दी। एक प्रतिष्ठित करियर के बाद उन्होंने 1967 में अहमदाबाद में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना भी की। इसके अलावा अपना ध्यान नृत्य कला, तकनीक और कथक की शब्दावली के विस्तार पर केंद्रित किया। जी, और कदम्ब में ही उन्होंने अपनी ऊर्जा और दृष्टि को कथक की तकनीक और प्रदर्शनी और जो प्रदर्शन करते हैं उनकी सूची के विकास पर केंद्रित किया। छात्रों के एक छोटे से समूह के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने उन्हें कठोर दिनचर्या में प्रशिक्षित किया। देखिए, जो कठोरता से जीवन जीता है ना, वही लक्ष्य को हासिल भी करता है। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने 1973 में कोरियोग्राफी करना शुरू किया। उनका प्रयास समकालीन अभिव्यक्ति के लिए अभिनव तरीकों के साथ कथक नृत्य की प्रकृति को बदलना भी था। और इसके अलावा कथक की गुरु कुमुदनी लाखिया की अगर और बातें करें तो उन्हें पारंपरिक कहानियों को हटाकर कथक प्रदर्शनों की सूची में समकालीन कहानियों को जोड़ने का श्रेय भी जाता है। कुमुदनी ने रजनीकांत लाखिया से विवाह किया, जो कि कानून की पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही वो वायलिन वादक भी थे। कुमुदनी लाखिया जी के एक सुपुत्र है और एक बेटी है मैत्री, और बेटे का नाम श्रीराज है। जी, और उनकी पुरस्कारों की बात करें तो ये एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, जिसमें शामिल है 1987 में भारत सरकार द्वारा जो प्रदान किया गया था
पद्मश्री सम्मान, 2010 में पद्म भूषण, 1982 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वर्ष 2002-3 के लिए कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी 2011 में टैगोर रत्न, केरल सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार 2021, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 के लिए उन्हें पद्म विभूषण। अपने श्रोताओं की जिन्होंने लिखकर भेजा है उनका कहना, वो एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि जो कुमुदनी लाखिया जी हैं वो उनका प्रयास अतीत के पारंपरिक कथक नृत्य को समकालीन अभिव्यक्ति के अभिनव तरीकों से बदलना था। वो भारत, अमेरिका और यूरोप के देशों के विश्वविद्यालयों में नृत्य में रचनात्मकता पर व्याख्यान देती रहती हैं। उन्हें वर्ष 1975-77 तक काउंसिल इंटरनेशनल डे लॉ CID पेरिस का उपाध्यक्ष और 1977-80 तक CID का सदस्य नियुक्त किया गया। वो केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और गुजरात राज्य संगीत नाटक अकेडमी की अध्यक्ष थी। वो कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई की कार्यकारी समिति की सदस्य हैं। उन्हें पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और साथ ही एक श्रोताएं जो हमारी लिखती हैं कि पद्म भूषण श्रीमती कुमुदनी लाखिया कथक की जो जीवित विभूतियों में से एक हैं, जो अपनी अद्वितीय तकनीकी विशेषज्ञता और अपार कलात्मकता के लिए जानी जाती हैं। सीखने, खोज करने, सिखाने और सृजन के लिए समर्पित जीवन ने उन्हें नृत्य के इतिहास में एक उल्लेखनीय स्थान दिलाया है। 70 साल से ज्यादा समय तक नृत्य में अपना करियर बनाने वाली कुमुदनी लाखिया का नाम आज कथक का पर्याय बन चुका है। एकल नर्तकी के रूप में एक प्रतिष्ठित पेशे के बाद कुमुदनी लाखिया ने वर्ष 1966 में अहमदाबाद, भारत में कादम्बर नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने कई नृत्य नाटकों का निर्माण किया जिनमें कुमार संभव, ध्रुव स्वामिनी और पंचतंत्र भी शामिल है। उन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को भी उठाया और बहुत सारे पुरस्कार मिले जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। तो अब उन्हीं के लिए ये
जोड़ने के लिए रेशम भी इसमें मिलाया जाता है। तांत साड़ी में पारंपरिक हथकरघा तकनीक प्रयोग किया जाता है और एक महीन नाजुक बुनावट होती है जो मिलकर बड़ी खूबसूरत बन जाती है। जी, और तांत साड़ी बनाने में पहले सूती धागे धोए जाते हैं, फिर अलग अलग रंगों में रंगे जाते हैं। वैसे तो पारंपरिक प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग होता है, लेकिन अब सिंथेटिक रंग भी प्रचलन में है। रंगे हुए धागे करगे पर फैलाए जाते हैं। लंबाई में फैले धागों को ताना कहा जाता है, जबकि चौड़ाई में धागों को बाना कहा जाता है। ताना धागों के साथ करगे को स्थापित करते हैं और बाना के धागों को उनके माध्यम से जोड़ा जाता है। जटिल डिजाइन करगे पर जैकवर्ड या डोबीट अटैचमेंट का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बॉर्डर और पल्लू को विशेष ध्यान देकर बुना जाता है। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसमें कई दिन लग जाते हैं और इस साड़ी की खासियत यह है कि इसमें स्टार्च लगाकर पहनने पर एकदम नई दिखती है। तांत की साड़ी पर बहुत सारी डिजाइन बुनाई दिखती है। इसमें भौरा, राजमहल, अर्धचंद्र, हाथी और फूल नजर आते हैं। साड़ी को बुनते समय ये डिजाइन उसमें डाल दिए जाते हैं और ज्यादातर लोग कॉटन साड़ी और तांत साड़ी को एक ही समझते हैं, जो कि गलत है। दोनों में काफी अंतर है। जी, और तांत साड़ी आमतौर पर कॉटन कपड़े की बनी होती है, लेकिन इसका पल्लू और बॉर्डर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ रहता है। तांत साड़ी को फ्लोरल पेजली और अन्य डिजाइन के साथ बुना जाता है, जो कई तरह के रंग बिरंगे पैटर्न में होती है। तांत साड़ी सिर्फ परिधान नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ममता जी, जो दुर्गा पूजा वगैरह होती है उसमें तांत साड़ी का बहुत महत्व होता है। जो चौड़े चौड़े बॉर्डर होते हैं ना, लाल रंग के और सफेद रंग की साड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा प्रचलन में होती है। आपकी ये बात सुनते हुए हमें हमारे एक श्रोता की बात नजर आई। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 25 साल पहले मेरे भैया की शादी में मैंने तांत की साड़ी खरीद कर पहनी थी। उस समय नई नई चलन में आई थी। एकदम बारीक और पारदर्शी होती है, कहीं ज्यादा भरी जरी, कहीं कम जरी की चेक होती है और बहुत ही हल्की होती है। आराम से पहनने वाला इसको संभाल सकता है। मैंने गुलाबी रंग की खरीदी थी, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और अक्सर लड़कियों महिलाओं की खास पसंद होता है गुलाबी रंग। एक श्रोता ने लिखा है कि 6 गज की तांत साड़ी की खासियत 2 से 4 इंच की मोटी बॉर्डर और सजावटी पल्लू है। विभिन्न प्रकार के फूल, पैसले और कलात्मक रूपांकनों में महीन सूती धागों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक साड़ी को जीवंत होने में, मतलब तैयार होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। सबसे पसंदीदा समय सम्मानित रूपांकनों में जो भंवरा, तावीज, राजमहल वगैरह वगैरह, इसकी जानकारी हम दे चुके हैं हमारे श्रोता ने जो लिखा है। जी, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि साड़ी की दुनिया, ये जो बंगाली साड़ी की बात करने वाले हैं आज हम लोग, तो उन्होंने एक बात कही है कि वो इस बात को बहुत ही वॉल्यूम कम करके सुनने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो बात हम लोग हमारी उनकी श्रीमती जी तक पहुंच जाएगी तो वो जिद करेंगी और उनको जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए लेकर। तो ये तो नाइंसाफी है भाई। मुझे तो लगता है कि हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कान में कहीं धीरे से आवाज जा रही तो जरा रेडियो की आवाज बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज हम तांत की साड़ियों की बात कर रहे हैं और अगर साड़ियों के बारे में जानकारी मिल रही है तो तोहफे के रूप में कुछ देना है अगर आज इस महीने में, तो तांत की साड़ी खरीद के दे सकते हैं। बिल्कुल, इतने सारे त्योहार हैं तो तांत की साड़ी बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती और रख रखाव भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है इसमें। अब आरती देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि साड़ियों की दुनिया, बंगाली तांत की साड़ी। भाई, तांत से तो रैकेट बना सकते हैं, जिसके साथ बचपन में खूब खेला है। शटल कॉक से बैडमिंटन खेला करता था और आज इस तांत से बनने वाली साड़ियों को भी देखा तो नहीं, लेकिन सुना अवश्य है और अब जानकारी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि आजकल ये साड़ी आज भी बंगाल की महिलाओं द्वारा घर, पार्टियों और उत्सवों में और शादियों पहना जाती है और पारंपरिक बंगाली शादी की रस्मों में दुल्हन को हल्दी समारोह के दौरान पहनने के लिए पीले रंग की तांत की साड़ी उपहार में दी जाती है और इसको बंगाली कॉटन साड़ी भी कहा जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता जानकारी दे रहे हैं कि साड़ी बुनने का इतिहास भारत में काफी पुराना है। यहाँ आपको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बुनकरों द्वारा साड़ी बुनने की अनोखी कला देखने को मिल जाएगी। बंगाल की लोकप्रिय साड़ी को भी हाथों से ही बुना जाता है। हाँ, इसकी बुनाई अलग प्रकार की होती है जो केवल आपको बंगाल और बांग्लादेश में ही देखने को मिलेगी। आपको जानकर हैरानी
होगी कि जब देश का विभाजन हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तब बांग्लादेश की कई बंगाली बुनकर भारत में आकर बस गए और बहुत बारीकी से तांत का काम किया इन्होंने, तांत की साड़ियों का। बिल्कुल। और ममता, जैसे आपने कहा था कि वो श्रोता बताएं उनके पास कलेक्शन में कौन कौन सी साड़ियां, तो श्रोता लिखते हैं कि तांत की साड़ी, बंगाल की साड़ी, टांगाइल, ढाकाई, जामदानी, धोनिया खोली, गारदा, बालूचेरी, सभी साड़ियां मुझे बेहद पसंद है और मैं हमेशा इनका अपने कलेक्शन में इनको शामिल करती हूँ। बालूचेरी साड़ी मैंने खरीदी नहीं है, वैसे ये साड़ी बेहद खूबसूरत दिखती है, तो उन्होंने अपने कलेक्शन के बारे में बता दिया है, सारा का सारा बात है। और एक और है जो हमारे लिखते हैं कि जो 6 जो साड़ी है उसकी बहुत सी खासियत होती है और इन्होंने जैसे जो हमने बताया तो वो जानकारी दी इन्होंने। और साथ में एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि तांत की साड़ी आप ओकेशन के हिसाब से ही चुने जो भी अवसर पर जा रहे हैं। दरअसल इसमें कई वैरायटी होती हैं जो अलग अलग कलर और डिजाइन में मिलती हैं, कुछ सिंपल होती हैं तो कुछ खास ओकेजन के लिए डिजाइन की जाती हैं। ऐसे में अगर आप तांत की साड़ी खरीदने जाएं तो पहले से ये क्लियर कर लें कि आपको इसे कब और कैसे पहनना है, उसी हिसाब से आप इसे खरीदें। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि तांत साड़ी में कई तरीके की वैरायटी होती है जिसे क्षेत्रों के नाम पर रखा गया है। बंगाल में फुलिया, अतपुर और धनिया खली जैसे तांत साड़ियां पॉपुलर हैं। ये सभी नाम अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तांत साड़ी में खास तरीके का पल्लू बनाया जाता है जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर आप तांत साड़ी खरीदने जाएं तो पल्लू का खास ख्याल रखें। अगर साड़ी का पल्लू खूबसूरत नहीं है, उसमें डिजाइन नहीं बनी हुई है, तो ये देखने में बिल्कुल सिंपल लगेगी। तांत की साड़ी की खूबसूरती ही उसके पल्लू और पर आधारित होती। तो ऐसे में खरीदते वक्त ध्यान गाना था। किशोर कुमार की आवाज थी, नीरज की रचना और सचिन देव बर्मन का संगीत था। और इसके अलावा कुछ भी बताने बोलने बतियाने का समय नहीं है। तो अब सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।